हेलो फ्रेंड्स, आइए। हेलो फ्रेंड्स, ध्यान देते हैं हम लोग इधर, ठीक है? मस्त है ना आप लोग? चलिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे लॉ के बारे में। लॉ की हमारी आज फर्स्ट क्लास है और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लॉ होता क्या है। लॉ होता क्या है उसको बिना समझे आप लॉ सब्जेक्ट में यू विल नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ। ठीक है, व्हाट इज लॉ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, लॉ अगर मेरे हिसाब से समझे तो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लॉ वो रोक टोक है जो हमारे घर पर हमारे पेरेंट्स करते हैं, वो भी तो एक लॉ ही है, वो भी तो एक रूल है। देर से मत आओ, जल्दी आओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो हमारे घर का लॉ है। वो हमारे घर में ही फॉलो होता है, हमारी कंट्री उसको फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। वो हमारे घर में ही फॉलो होता है, हमारी कंट्री उसको फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। वो हमारा घर का लॉ है। घर का लॉ कौन बनाया? घर का बॉस जो है वो बनाया, द बिग बॉस ऑफ हाउस, ठीक है? और द बिग मैन, जो बॉस है, ट्रू बॉस जो है, उसी का लॉ चलता है। तो लॉ रूल्स होते हैं। अगर लॉ के बारे में समझें तो मेरे दिमाग में पहली बात जो आती है वो यही आती है कि लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? लॉ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ से फायदा क्या मिलता है? लॉ से फायदा क्या मिलता है? आप मेरी तरह सोचिए। क्या सोचे? आप सोचिए कि अगर कुछ ट्रैफिक रूल्स भी है ना, ट्रैफिक रूल्स भी है ना, तो अगर हम इमेजिन करें कि ट्रैफिक रूल्स ना हो तो कितना आराम होगा। इमेजिन अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं हो तो कितना आराम होगा। सोचो। हाँ, आप जैसे यंग जनरेशन के बंदे बंदियां फुल स्पीड में बाइक चला रहे होंगे, हाँ, धूम 7 के हिसाब से, हाँ, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और कोई आपको ये बोलने वाला नहीं कि ऐसा मत करो। हाँ, इन अ फ्लैश ऑफ मिनट, मतलब जहां आपको पहुंचने में 10 मिनट्स लगने चाहिए, ऐसी स्पीड में चलाएंगे कि 3 मिनट में पहुंच जाए। यू कैन रीच इन 3 मिनट्स। कोई रेड सिग्नल पे रुकना ना हो, कोई ग्रीन सिग्नल ना हो, कोई ऑरेंज सिग्नल ना दिखे, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप करेंगे। तो कितना आराम होगा ना लाइफ में, सोचिए, समझिए कितना इजी होगा वो लाइफ जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा। तो आप लोगों में से ऐसा कितने लोग सोचते हैं कि आराम होगा? बट अगर आप ट्रू सेंस में सोचे और समझे, जो मेरा दिमाग बोलता है कि अगर रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, आप जब जाम में फंस जाते हैं, व्हेन यू गेट स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम, आपके मुंह से क्या निकलता है, आपके दिमाग से क्या निकलता है? आपके दिमाग से बच्चों ये निकलता है कि कोई पुलिस मैनेजमेंट नहीं है, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, कोई पुलिस मैनेजमेंट नहीं है, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट, कोई पुलिस मैनेजमेंट नहीं है, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। ये निकलता है ना कि देयर इज नो पुलिस मैनेजमेंट, देयर इज नो ट्रैफिक मैनेजमेंट, कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, क्यों निकलता है ये चीज? क्योंकि जब आपको जैम नहीं मिलता है, ये उस रूल एंड रेगुलेशन की वजह से नहीं मिलता है। आप सोचिए कि अगर रेड सिग्नल पर कार रुके ना, चारों तरफ से गाड़ियां आए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि चक्का जाम जिसको बोलते हैं ना, कोई मूवमेंट नहीं बचेगा। देयर विल बी नो मूवमेंट्स ऑन द रोड, रोड विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। इमेजिन, लॉ पढ़ते समय इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। मैंने बोला आप घोड़े पर बैठे हैं, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप घोड़े पर बैठे हैं। फिर मैंने बोला आप घोड़े से गिर गए, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप घोड़े से गिर गए, तब आप उसको फील कर पाएंगे। तो आप एक बार फील करो, हाँ, कि ट्रैफिक में आप फंस चुके हो, बुरी तरह फंस चुके हो। गो इनटू इमेजिनेशन एंड फील दिस कि चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया,
क्योंकि ना आप रेड सिग्नल पे रुके, ना सामने वाला रुका, ना दाया वाला रुका, ना बाया वाला रुका। मतलब चारों तरफ से, चारों कॉर्नर से गाड़ी आ रही, चारों रोड से, ऑल द साइड्स ऑफ रोड कार इज कमिंग, बट कोई भी साइड से गाड़ियां ने ये समझना जरूरी नहीं समझा कि रेड सिग्नल पे रुकना है। तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे। इमेजिन कीजिए आप 90 की स्पीड में आ रहे हैं, रेड सिग्नल है और आप नहीं रुके, तो सामने वाले के साथ साथ आप भी फ्लाइट का सफर फ्री में करेंगे। हाँ, फ्लैश सेल ऑफर होगा वो, फ्लैश सेल ऑफर विथ 100% कैशबैक, कैशबैक टू गॉड। तो ये क्या है? लॉ नहीं मानने का नतीजा। तो अगर हम नहीं फॉलो करें रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इट विल रिजल्ट इन अ क्योस। ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुकने से चक्का जाम हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकने से चक्का जाम हो जाएगा। तो आप ये महसूस करेंगे, आप ये फील करेंगे कि इट इज नथिंग बट इट विल रिजल्ट इन अ क्योस। चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, और शायद आप इमेजिन भी कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए जरूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और वही ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन हमको हेल्प करता है। जिन सिटीज में ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां सिग्नल पे हो सकता है हमको 1 मिनट रुकना पड़ता हो, लेकिन बाकी मूवमेंट जब चलता है तो फ्री फ्लो मिलता है हमको। लेकिन जिन स्टेट्स में या जिन सिटीज में या जिन टाउन्स में सिग्नल्स से लोग नहीं चलते, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, वहां पर क्योस ज्यादा होता है। जब जाम लगता है तो घंटों घंटों जाम लगता है और गाड़ी का मूवमेंट का कोई जगह ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जहां रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे बेटरमेंट के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं 110 की स्पीड पर, क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, कोई आपको फाइन नहीं करेगा। तो जब आप 110 की स्पीड पे गिरेंगे बिना हेलमेट पहने हुए, तो आपको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर आपको सेव नहीं कर पाएगा। आपका जो पार्सल है इस वर्ल्ड से अगले वर्ल्ड में बड़ा आराम से हो जाएगा, बिना कोई पैकिंग मटेरियल के। तो आप क्या देख रहे हो कि लॉ हमारे बेटरमेंट के लिए है, लॉ हमको प्रोटेक्ट करता है। बट भय बीन होए ना प्रीत, एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, शायद आप समझे कि नहीं समझे मेरे को नहीं पता, पर मैं इसका मतलब समझाता हूं। भय भीन होए ना प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता। बिना भय के आप सामने वाले का आदर नहीं करते, प्रेम नहीं होता। घर में मम्मी पापा का रिस्पेक्ट होता है कि डर लगता है कि मम्मी पापा डांटेंगे या मारेंगे, नहीं तो सुने ही नहीं हम लोग। तो भय के बिना प्रेम नहीं होता। तो लॉ भी खाली लॉ बना देने से लॉ लोग फॉलो नहीं करते। लॉ के साथ जब फाइन लगती है, लॉ जब फॉलो नहीं करते तो फाइन लगती है। हमारे यहां, आपके यहां लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि हेलमेट नहीं पहनने से हेलमेट का फाइन लग जाएगा। लोग रेड सिग्नल पे इसलिए रुकते हैं कि क्रॉस कर गए तो फाइन लग जाएगा। फाइन के डर के कारण लोग लॉ फॉलो करते हैं। हाँ राइट, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? तो लॉ, मैंने जो बोला भय बीन होए ना प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता। तो लॉ फॉलो कराने के लिए इसलिए लोग, गवर्नमेंट की लॉ लोग फॉलो करे, गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसका एक फाइन या उसको नहीं पूरा करने से एक पनिशमेंट भी बोलती है, ताकि लोग डर के मारे लॉ फॉलो करें। तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन होना जरूरी है, और जो रूल है वही लॉ है। जो रूल है वही लॉ है। लॉ हर जगह होता है, घर से लेकर स्कूल तक, ऑफिस तक, घर से लेकर स्कूल तक, ऑफिस तक, रोड पर, लॉ हर जगह है। लॉ इज परवसिव। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे लॉ नहीं है। अगर आपके मन में यह है कि आपके घर पे लॉ नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो।
हर घर का अलग अलग लॉ होता है, हर घर का अलग अलग लॉ होता है। कुछ घर है जिनमें होता है कि भाई बच्चे शाम को 8 बजे तक बाहर रह सकते हैं, 8 बजे के बाद बाहर नहीं रहेंगे। बहुत सारे घर फॉलो करते हैं इस रूल को, मे भी आपके नहीं करते हो, मे भी करते हो। बहुत सारे घर फॉलो करते हैं कि आपको 9 बजे के अंदर या 8 बजे के अंदर एक टाइमलाइन होती है कि इसके अंदर आपको आना है। तो बहुत सारे घर क्या बोलते हैं कि आपको बाहर रहना, रहो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म कर दो। बहुत सारे घर बोलते हैं कि इन्फॉर्म करने का भी जरूरत नहीं है, तुम बाहर ही रहो। तो जैसा कैटेगरी है वैसा आप देख लो, लेकिन है, रूल है, एक सिस्टम है कि भाई इस सिस्टम से चलना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन द सिस्टम, यू कैन नॉट बी आउट ऑफ द सिस्टम। और उससे हमारी लाइफ बेटर होती है, उससे हमारी लाइफ बेटर होती है। इमेजिन कीजिए स्कूल में कोई लॉ नहीं हो। क्या स्कूल में कोई लॉ होता है? बिल्कुल होता है जी। स्कूल में सुबह स्कूल 8 बजे चालू होगी, स्कूल विल स्टार्ट एट 8, विल गिव ओवर बाय 2। ये तो लॉ ही हुआ ना, टाइम रेगुलेशन ही हुआ ना स्कूल का कि भाई स्कूल 2 बजे शुरू होना है, 8 बजे शुरू होना है सुबह, और 2 बजे छुट्टी दे देगी। अब मान लो स्कूल का कोई रूल नहीं होता चालू होने का और खत्म होने का, तो किसी दिन स्कूल आपको बोलता 8 बजे की जगह 3 बजे आओ, किसी दिन बोलता रात में 9 बजे आओ, किसी दिन बोलता सुबह 5 बजे आओ। तो आपको कैसा लगता? हाउ वुड यू हैव लाइक्ड इट? इट वुड हैव बीन वेरी हैरेसिंग। आपको पता है कि 8 बजे पहुंचना है, 2 बजे निकलना है, तो आप उसी हिसाब से रूटीन में काम करते हो। लेकिन अगर पता नहीं हो, स्कूल आपको रोज बताए कि कल किस टाइम पे आना है, तो वोंट इट बी हैरेसिंग? एक दिन 8 बजे बुलाए, एक दिन सुबह 5 बजे बुलाए, एक दिन आपको 11 बजे बुलाए, एक दिन बोले रात में 3 बजे आओ, तो will it not be harassing? Yes, it will be, because there will be no rule or regulation regarding it. तो रूल और रेगुलेशन होने से इजी हो जाता है, रूल और रेगुलेशन होने से इजी हो जाता है। कॉलेज में आपके पेपर्स चेक होते हैं, और इंस्टीट्यूट आपका पेपर चेक करता है, स्कूल्स में पेपर चेक होते हैं, तो वो लोग अपने सेट ऑफ मार्किंग स्कीम बना के देते हैं। तो क्या हुआ? रूल फॉर मार्क्स है। क्योंकि अगर टीचर अपने हिसाब से मार्किंग करेगा तो कोई टीचर उसी पर 5 नंबर देगा, और कोई टीचर उसी पर 0 देगा गलत हुआ तो, और कोई टीचर उसी पे 10 देगा, कोई टीचर उसी पे 10 देगा। तो उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगा। तो लॉ हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर बनाता है। लॉ मेक्स आवर लाइफ बेटर। तो मैंने आपको ट्रैफिक रूल्स का एग्जांपल दिया, मैंने आपको स्कूल रूल्स के एग्जांपल दिए, होम रूल्स का एग्जांपल दिया, और जो एग्जांपल दिए आप बिल्कुल इक्विप्ड है, अपने अपने हथियारों के साथ बैठे हैं। आपके हथियार है पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, जो भी। और अब मैं जो जो एग्जांपल दे रहा हूं आप अपने लिखते जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप कंसेप्चुअली क्लियर हो पाएंगे। तो जो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है और मेरे से निकल रहे हैं, हाँ, वो आपकी कॉपी पर छप रहे हैं, वो आपकी कॉपी पर छप रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो मेरे दिमाग में हो वो आपकी कॉपी पर हो, और फिर बाद में वो आपकी एग्जामिनेशन पेपर पर हो, वो आपकी एग्जामिनेशन पेपर पे हो। बहुत जरूरी है जी ये, इसके बिना सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो ये समझ गए आप? तो ट्रैफिक रूल्स हुआ, स्कूल रूल्स हुआ, होम रूल्स हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिए तरह तरह के, और आपने देखा कि रूल्स को फॉलो करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। बेटरमेंट, रूल्स फॉलो करने से लाइफ बेटर हो रही है। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि लॉ का पर्पस होता है मिसचीफ हटाना। लॉ का पर्पस ही है प्रॉब्लम को हटाना। सेट ऑफ ट्रैफिक रूल्स बने हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम हटाती है, क्या मिसचीफ हटाती है? एक्सीडेंट्स कम करने की कोशिश करती है, क्योस कम हो, लोगों का फ्री मूवमेंट हो, उसके लिए ट्राई करती है। तो कहीं ना कहीं द पर्पज ऑफ लॉ इज टू रिमूव द मिसचीफ। द पर्पज ऑफ लॉ इज टू रिमूव द मिसचीफ। Purpose of law is to remove mischief. Purpose of law जो है वो mischief हटाना है। Purpose of law is to remove mischief. Okay? Okay. Now, तो हमने देखा कि purpose of law is to remove mischief.
जो प्रॉब्लम है उसको हटाना ही लॉ है, जो प्रॉब्लम है उसको हटाना ही लॉ है। तो यहां तक तो हम लोग क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन अराइज करता है, क्वेश्चन जो अराइज करता है कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या हो सकता है। ये लॉ जो है आखिर ये लॉ आया कहां से, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या हो सकता है, ये लॉ जो है ये आखिर आया कहां से। लॉ आया तो सही, लेकिन कहां से आया। हाँ, तो ये तो एकदम पक्की बात है, ये मैन मेड है, भगवान का तो बनाया हुआ नहीं है, हमने बनाया, अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया। तो कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आता है कि इट इज मैन मेड, इट इज मैन मेड, इट इज मैन मेड। ये मेरे को समझ में आता है कि ये मैन मेड है, इट इज मैन मेड, मतलब हम लोगों ने खुद बनाया। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि क्या क्या, एक तो क्या है, लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया, स्टेट ने बना दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में लॉ आ गया। भाई आज इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अपने आप में लॉ है, ठीक है, इज इट ओके, वो अपने आप में लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से है या कोई स्टेट्यूट से है, स्टेट्यूट भी गवर्नमेंट का ही हुआ, गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। और तीसरा जो है केस लॉज हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं जो सोच पाता हूं, एक तो हम लोग जो फॉलो करते हैं, कस्टम्स भी सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं, कस्टम्स भी सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। कस्टम्स एंड हैबिट्स बोल सकते हैं, वही लॉ में चेंज हो जाता है। कैसे? अब मेरा क्वेश्चन आप ही लोगों से है, जवाब आप ही के पास से मिल जाएगा। दीपावली है, तो दिवाली या दीपावली पर हम दिए जलाते हैं या कैंडल लाइट करते हैं, कैंडल जलाते हैं। तो भैया कैंडल ही क्यों जलाते हो? हम उस समय गुलाल से रंग क्यों नहीं खेलते? वाई डू नॉट वी प्ले विथ कलर्स? इसका कोई जवाब है? या होली के टाइम हम कलर से क्यों खेलते हैं, कलर्स ही क्यों खेलते हैं, उस समय दिए क्यों नहीं जलाते? क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया? कभी आपके दिमाग में आया? कभी आपने पापा से पूछा या मम्मी से पूछा कि भैया पापा ये बताइए कि क्यों हम लोग होली पर रंग खेलते हैं? जवाब क्या मिलेगा? ऐसा ही करते आए। ये क्या मिलेगा कि वो ये कहानी है ना कि राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो उस दिन सभी अयोध्या वासी ने दीपक से रोशनी की थी उनके स्वागत के लिए, इसीलिए दीपावली वाले दिन दिए की रोशनी की जाती है, ये कैंडल जलाई जाती है। तब यही जवाब देंगे। आप अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे तो भी यही जवाब मिलना है, अपने फादर से पूछेंगे तो भी यही जवाब मिलना है। पर आप रंग का पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, रंग वाला में तो ये जवाब मिलेगा। ऐसा ही होता है, हम लोग अपने लोग रंग से खेलते हैं, अपने लोग रंग से खेलते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा कस्टम है, और यही रूल है, कहीं ना कहीं यही रूल है, कस्टम है, और यही हमारे लिए कहीं ना कहीं रूल है। मतलब हम लोग होली के टाइम में रंग से खेलेंगे, हमारा कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन वाला पार्ट में आ गया। और दीपक की रोशनी करेंगे दीपावली के टाइम, दिस इज द कस्टम वी हैव बीन फॉलोइंग, दिस इज द हैबिट। नाउ ऐसा ही हैबिट क्या है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि वो जितना भी ड्यूरेशन हो उसके साथ 3 days ऑफ ग्रेस मिलेगा। शायद शुरू से 3 days ऑफ ग्रेस ही दिया जा रहा है। कोई पूछने वाला पूछ सकता है ना कि 3 days ऑफ ग्रेस ही क्यों, 4 days क्यों नहीं है, या 7 days क्यों नहीं है, या 1 day क्यों नहीं है? तो जवाब क्या होगा कि ये कस्टम है भाई, शुरू से शायद ऐसा ही हुआ होगा। पहले बार जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना होगा तो सामने वाले ने उसको 3 महीने का बिल बनाया होगा और 3 महीना प्लस 3 दिन दिया होगा। तो ये कस्टम एंड हैबिट हो जाती है, विच टेक्स द शेप ऑफ लॉ, विच टेक्स द शेप ऑफ लॉ, जो शेप ऑफ लॉ ले लेगा।
ठीक है, जो शेप ऑफ लॉ ले लेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है। दूसरा मेरे को जो समझ, कस्टम एंड हैबिट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, 3 days ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। एक मेरे को समझ में आता है जिसको कहीं ना कहीं प्रीसिडेंट्स भी बोलते हैं, प्रीसिडेंट्स, या कहीं ना कहीं केस लॉ भी बोल सकते हैं। दुनिया में इमेजिन करो कि तुम लोग राजा महाराजा के टाइम के हो, तुम खुद एक राजा हो, इमेजिन योरसेल्फ एज अ किंग और क्वीन, हाँ, और तुम्हारे राज्य में, हाँ, पहले बार एक बंदे ने दूसरे बंदे का खून कर दिया। वन पर्सन किल्ड द अनदर पर्सन, एक बंदे ने दूसरे बंदे का खून कर दिया। इमेजिन करो तो थोड़ा, इमेजिन योरसेल्फ इन दैट रेस्पेक्ट, इमेजिन योरसेल्फ, आप अपने आप को इमेजिन करो उस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं। तो आप जब ये इमेजिन करोगे ना, व्हेन यू इमेजिन दिस, ठीक है, तो उस समय एज अ किंग और एज अ क्वीन आप चाहोगे कि आगे ऐसा ना हो, तो आप फर्स्ट टाइम एक जजमेंट दोगे कि इसने उसको मारा है, आगे ऐसा ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए हम इसको सजाए मौत देते हैं, हाँ, जैसा भी आप दे, हाँ, टू बी हैंड टिल डेथ, या फिर इसके गर्दन को उड़ा दिया जाए, जो भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने सजाए मौत दे दी। अब आप राजा थे, आपने ऐसा किया। अब उसके बाद 2-3 आपके ईयर तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2-3 किंग और हो गए आपके बाद, जो आपके लीगल ईयर्स थे उनके राज्य में नहीं हुआ। उसके बाद 4th ईयर जो था उसके राज्य में फिर एक मर्डर हुआ। तो वो क्या देखा कि मेरा दादा था, परदादा था, जो भी था, उसके राज्य में एक बार एक आदमी ने फलाने आदमी ने फलाने को मारा था, तो जिसने मर्डर किया था उसको सजाए मौत मिली थी। तो वो उसी को फॉलो करते हुए फिर से बोलेगा कि ऐसे हुआ था और उस समय ऐसा किया गया था, उसको ध्यान में देते हुए इस आदमी को भी हम सजाए मौत देते हैं। तो मतलब जो केस लॉज है, इट टेक्स द शेप ऑफ लॉ, उसको कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स, इट टेक्स द शेप ऑफ लॉ, वो शेप ऑफ लॉ ले लेगा, ठीक है, वो शेप ऑफ लॉ ले लेगा। इज इट क्लियर? इट विल टेक द शेप ऑफ लॉ। आई होप आप समझ पाए एकदम। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट पर। ये तो हो गया। इसके बाद हमको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी माने लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर्म होता है। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम लोग जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बहुत सारे लॉ है, एक्ट, बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट है, हाँ, जीएसटी जैसे आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स है। तो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट से बना है, माने गवर्नमेंट ने इसको बनाया, गवर्नमेंट ने इसको बनाया। तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, यहां से लॉ निकलता है। और जो आपको मैंने जो बोला आप ध्यान दीजिए, वही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम लोग रात में सोते हैं, सुबह जागते हैं, ऐसा भी तो सोचते हैं कि हम रात में जगे और सुबह सोए, क्या प्रॉब्लम है? बट शुरू से शायद ऐसा ही होता है, जब से अर्थ पे लोग रहना शुरू किए हैं तब से ऐसा ही होता आया होगा ना, कि उस समय लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, डार्क होता था, तो एक जगह से दूसरा जगह जाना मुश्किल था, तो लोग क्या करते थे, उस समय रेस्ट करते थे, और रोशनी में इधर से उधर जाना इजी था, काम करना इजी था, दिखता था, तो लोग उस समय
काम करते थे और रात में आराम करते थे। तो वो कस्टम फॉलो करते करते वही वैसे ही रूल हो गया, वैसे ही रेगुलेशंस हो गया। तो ये तो सोर्सेज ऑफ लॉ हुआ। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ क्या है। सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ? इंडियन लॉ का सोर्सेज क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ? आखिर इंडियन लॉ का सोर्स क्या है? तो भाई मेरे को जो समझ में आता है, कस्टम तो हो गई, कस्टम्स तो सब जगह ही होना है, कस्टम्स तो सब जगह ही होना है, कस्टम्स हो गई, प्रेसिडेंट्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, जो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट्यूट्स, ये सब तो जो है ही। कहीं ना कहीं इंग्लिश लॉ से भी हम बहुत अफेक्टेड है। इंग्लिश लॉ जैसे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज टेकन एज अ वेरी गुड प्रोफेशन, सीएस इज टेकन एज अ वेरी गुड प्रोफेशन। वैसे ही अगर आप हिस्ट्री पर ध्यान दें, अगर आप हिस्ट्री पर ध्यान दें तो हमारे जितने लॉ फ्रेमर्स हैं, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, या उस समय जो पावरफुल लोग थे जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि दे ऑल वेर लंदन रिटर्न, दे वर ऑल फ्रॉम यूके, दे वेंट फॉर हायर स्टडीज टू यूके। ठीक है? और वो सब वहां से बैरिस्ट्री करके आए थे। दे ऑल वेर बैरिस्टर्स, बैरिस्टर्स आर लॉयर्स। गो थ्रू द हिस्ट्री, अगर आपको हिस्ट्री याद होगी बच्चों, फ्रेंड्स, तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई फर्क नहीं मिलना आपको, उसमें कोई फर्क नहीं मिलना। मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई फर्क नहीं मिलना। जो लोग थे उस समय, मैक्सिमम लोग बैरिस्टर्स बनते थे उस समय, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, मैक्सिमम लोग बैरिस्टर्स थे। और मैक्सिमम लोग बैरिस्टर्स जो थे दे वर लंदन रिटर्न और यूके रिटर्न। एक ये रीजन है। तो अगर वो बैरिस्टर्स वहां से बने तो उन्होंने इंग्लिश लॉ की पढ़ाई की, और जब वो लॉ बनाने बैठे, व्हेन दे सेट फॉर फ्रेमिंग द लॉ, व्हेन दे सेट फॉर फ्रेमिंग द लॉ, डेफिनेटली दैट लॉ वाज एट देयर माइंड, एट द बैक ऑफ देयर माइंड। इंग्लिश लॉ कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड पर था, और उसके हेल्प को लेकर उन्होंने इंडिया का लॉ फ्रेम किया, उसमें जो चेंज करना था उन्होंने वो किया। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश लॉ का इफेक्ट बहुत ज्यादा है हमारे इंडियन लॉ पे। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ मेरे को लगता है कम से कम 50 to 60% सिमिलर है जिस चीज पर है, क्योंकि हमारे सारे सारे लॉ फ्रेमर्स दे वर बैरिस्टर्स फ्रॉम यूके, और ये तो हिस्ट्री में हमने पढ़ाई है, ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ाई है, ये तो हिस्ट्री में हमने पढ़ाई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है, क्वेरी आती है, देखो इंग्लिश लॉ का इफेक्ट जो है वो आज भी हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं है। हमारे पहनावे में इंग्लैंड का पहनावा दिखता है। हमने और तो लैंग्वेजेस अडॉप्ट नहीं की, और भी बहुत वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेज है, और बहुत सारी कंट्रीज है जो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करके अपने मदर टंग पे ज़्यादा चलती है। बट इंडियंस हैव एक्सेप्टेड इंग्लिश वेरी क्विकली। रीजन बीइंग क्योंकि वी हैव बीन रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स ओवर अराउंड 200 years. So the reflection of that will be there in us. वो हमारे अंदर होगा ही, क्योंकि 200 years तक हम लोगों को उन्होंने रूल किया है। तो उनकी जो आदतें हैं, उनका जो कस्टम है, उनका जो अफेक्ट है, वो हमारे में होना ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो कहीं ना कहीं इंडियन लॉ पर बहुत बड़ा इफेक्ट है इंग्लिश लॉ का भी। इंग्लिश लॉ का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है इंडियन लॉ पर। ठीक है? इज इट ओके? अब हम लोग को समझना पड़ेगा
मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? मर्केंटाइल लॉ या मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? मैं आपको बताऊं, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। मर्चेंट्स का मतलब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन होगा। तो हम लोगों को बिजनेसमैन के लॉ के बारे में जानना है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम कंपनी सेक्रेटरीज, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीए में, हम क्रिमिनल लॉ के बारे में जान क्या करेंगे? क्रिमिनल लॉ की प्रोविजन पढ़कर हम क्या करेंगे? हम जब किसी फर्म में काम करने जाएंगे, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो हम तो उसके बिजनेस हैंडलिंग के हिसाब से काम करेंगे। तो जो बिजनेस के लिए लॉ जरूरी है, हमको तो वो सीखना है। तो मर्केंटाइल लॉ जो होता है वो होता है द लॉ ऑफ मर्चेंट्स, द लॉ ऑफ मर्चेंट्स, लॉ ऑफ बिजनेसमैन, द लॉ ऑफ मर्चेंट्स, द लॉ ऑफ बिजनेसमैन, द लॉ ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है? तो हमको तो बिजनेस के बारे में लॉ सीखना है ना, ताकि आज लॉ सीख लेने से क्या होगा? आज आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं तो क्या होता है जी? क्या होता है? ईज ऑफ मूवमेंट होता है। ईज ऑफ मूवमेंट ऑन रोड होता है। तो अगर आप बिजनेस के लॉ के बारे में समझ लेंगे, बिजनेस का लॉ फॉलो करेंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, बिजनेस करने में आसानी होगी, बिजनेस करने में आसानी होगी। ठीक है? तो मर्केंटाइल लॉ या लॉ ऑफ मर्चेंट्स बोल सकते हैं या लॉ ऑफ बिजनेसमैन बोल सकते हैं। तो यहां तक हम सभी के दिमाग में जा रहा है, यहां तक हम सभी के दिमाग में जा रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। अब हमको समझना है, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा फॉलो करना है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसे कौन कौन से लॉ है जो लॉ ऑफ मर्चेंट्स है, जो आप लोगों को पढ़ना है। उसी से एग्जांपल दूं तो समझ जाएंगे। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज लॉ ऑफ मर्चेंट्स। बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी, तो ये जो लॉ मैंने बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये जो है ये लॉ ऑफ मर्चेंट्स है। ये सब आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करेंगे। आज सोचो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्ट ही नहीं हो, मतलब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। ए ने 1,00,000 पीस माउस बनाने का ऑर्डर दिया बी को, बी ने उस ऑर्डर के ऊपर 1,00,000 पीस माउस बना लिया, फिर ए रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर, तो इसमें तो बी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर कोई लॉ ही नहीं हो कि उसको कैसे सुलझाया जाए, तो बिजनेस तो कभी इजीली हो ही नहीं सकता। देयर मस्ट बी सम लॉ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे। देयर मस्ट बी सम लॉ देयर, उधर कोई लॉ होना ही चाहिए, उधर कोई लॉ होना ही चाहिए। ऐसे ही अगर आपने किसी को गुड्स बेचा है तो उससे रिलेटेड लॉ है। पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशन होना जरूरी है, ताकि अगर पार्टनर्स के बीच में भी कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। तो बहुत जरूरी है, बिजनेस को अगर स्मूथली रन करना है और इजीली रन करना है, तो इन लॉ को हम जाने, इन लॉ को हम जाने, इन लॉ को हम समझें, ताकि हम फ्यूचर में बिजनेस करने जाएं
या किसी के यहाँ सर्व करने जाएं किसी के बिजनेस को, तो उसको हम पूरा बेनिफिट दे पाए। और आप लोगों के बेसिक लेवल पर ये बेसिक लॉज हैं, फिर इसमें एडवांसमेंट में एडवांस भी आ जाते हैं, एडवांस लॉ भी आ जाता है। तो ये समझना और सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको सामने वाले को हेल्प करना है या अपने आप को हेल्प करना है। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको लॉ के बारे में आज बताई है, जो आप पूरा समझ गए हैं प्रॉपरली। आई होप पूरा क्लियर है आप लोगों को। इज दैट ओके विथ एवरीवन?